हम्म, देखो तो ये है 21, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 40 है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर दिया है, तो तुम ना ध्यान रखना प्लस माइनस का तो देख लेना भाई। एम ना प्लस नहीं होता है, एम मल्टीप्लाई में होता है, डी प्लस होता है, ई डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो ई डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो तुमको सबसे पहले ना तुमको क्या करना है, एम दिया ही हुआ है, तुमको सबसे पहले डी देखना है, ई तो दिया नहीं हुआ है, और डिवाइडेड बाई 3। तो पहले तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया हुआ है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है तो क्या होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस से इंटू कर दोगे तो डी निकल जाता है, तो 40.4 ई हो जाएगा। अब देखो ई है कंसीडर है, तो देखो अगर ई कंसीडर है, ई एक जैसा है तो सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो P अपॉन ई रेशियो कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। लेकिन तुम इसको सॉल्व देखो कैसे कर सकते हो, ऐसे मत करना जैसे ई को ना पूरा लेना ना, ई को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आएगा, और +1 तो 2.2 हो जाएगा। और फिर उसको थ्री को इससे काट दोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 को 2.2 ई से इंटू कर दोगे तो 6.6 आ जाएगा, तो पी ई रेशियो 6.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये तो वैसे ही होगा जैसे कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में बताया था वैसे ही होगा ये। लेकिन इसमें दो चीज़ याद रखना, देखो 8 तक का तो वो निकाल लोगे D8 तक, लेकिन 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक में भी P8 आ रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी तक का प्राइस 8 है। तो प्राइस 8 है, तो यहाँ पे ना तुम ना 8 से ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करोगे, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि यहाँ पे तो 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक का तुम निकालोगे, तो देखो जैसे कि तुमको पता है P0 इज इक्वल टू क्या होता है D1 होता है, तो क्योंकि D1 1 साल बाद मिलता है, तो इसीलिए D9 तो निकल जाए की माइनस जी, तो वहाँ से लेकर के 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक का प्राइस इतना आएगा। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8 तक का कंसीडर 8 वाला ही कंसीडर करोगे, तो ये तुम गलती कर सकते हो। और यहाँ पे डी, अब ऐसा नहीं कि D8 मत ले लेना यहाँ पे डायरेक्ट, तुमको यहाँ पे D9 लेना है, और इसको 1/4% से तुमको 1.04 से 1.04 से 0.21 को इंटू करना है, 0.21 को, प्लस मत नहीं करना है, इंटू करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होता है गॉर्डन है, तो गॉर्डन में तुमको पता ही है या तो क्या होता है ग्रोथ होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो ग्रोथ होगा, या तो वेरिएबल ग्रोथ रेट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या दे रखा है, जी निकालने का तरीका दे रखा है, जी इज इक्वल टू 1 इंटू बी इंटू आर होता है। तो बी इंटू आर होता है, तो बी इंटू आर करोगे तो बी कितना है इसमें, बी है तुम्हारा आर है 15%, और बी कितना है 0.6, तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा 6, तो के ई माइनस यही चीज़ आ जाएगी। और तुमको क्या कहता है D1 निकालना है, तो D1 के लिए क्या होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, तो DPS अपॉन EPS कर दोगे। तो EPS तो दे रखा है, तो DPS कितना हो जाएगा, अगर ये 0.6 है तो DPS 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 10 कर दोगे, देखो 10 इंटू 0.4, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर वहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर रिवाइज प्राइस हो जाए कि जब रिटेंशन रेशियो 0.4 हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा पे आउट रेशियो तुम्हारा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो रहा है। इसका मतलब ये है ना कि जब ना आर ग्रेटर देन के ई है, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारा जो करंट प्राइस ऑफ द शेयर है वो तुम्हारा हाई रहेगा, करंट प्राइस ऑफ शेयर हाई रहेगा। लेकिन जैसे ही आर कम हो जाता है के ई से, तो तुम्हारा वो कम हो जाता है, और जीरो रहता है तो मतलब वो कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यही तुम्हारा है। ठीक है, इसमें देखो एक के ई का फॉर्मूला होता है 1/PE रेशियो, तो 1/PE रेशियो कर दोगे तो के ई आ जाएगा। अब देखो ऑप्टिमम बोल रहा है डिविडेंड पॉलिसी, तो ऑप्टिमम कैसे होता है, आर और के ई में रिलेशनशिप देख करके। तो आर क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी ई से आ रहा है, तो ईट इक्विटी,
EAT अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। तो EAT क्या होता है? EAT तुम्हारा भाई 2 लाख आ रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 20,000 इंटू 100, इसको कर दोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। तो क्या है, आर ग्रेटर देन के ई है तो तुमको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है तो वो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर यही बोल रहा है कि फाइंड आउट द डिविडेंड कहीं नो इफेक्ट हो, तो मतलब जब के ई इक्वल टू के आर होगा तभी ना इफेक्ट नहीं होगा। तो के ई अगर तुम्हारा 10% हो जाएगा तो पी क्या होगा, पी क्या होगा 1/के ई होगा, तो पी क्या हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। और ऐसे ही सेम इसी की तरह ऊपर वाला की तरह ये कर दोगे तो हो जाएगा। इसमें ना देखो फॉर्मेट देख लेना एक बार, इसमें फॉर्मेट देख लेना। वॉल्टर मॉडल देखो, गॉर्डन और वॉल्टर में ना यही रिलेशनशिप होता है, के ई और आर का रिलेशनशिप सेम होता है वॉल्टर और उसमें। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया है, तो क्या होता है तुम्हारा EPS क्या होता है, EPS तुम्हारा क्या होता है, नेट प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद EPS आता है ना। तो ध्यान से रखना, तो इसको प्रेफरेंस डिविडेंड को तुमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे। अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि ऑप्टिमम डिविडेंड के लिए, ऑप्टिमम पे आउट के लिए, तो तुम ना डिविडेंड को ज़ीरो कंसीडर करते, लेकिन क्वेश्चन में कभी बोला ही नहीं ऑप्टिमम के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमम पे आउट के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, तो यहाँ पे D0 कंसीडर करोगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला ही नहीं। यहाँ पे बोला है कि तुमको डिविडेंड पे आउट रेशो डिटरमाइन करना है कि कब, जब तुम्हारा प्राइस 42 हो, तो इससे तुम्हारा EPS निकल आएगा। EPS निकल आएगा तो फिर उसके बाद वही वॉल्टर वाला फार्मूला लगा दोगे, DVDR अपॉन के ई, तो और P तुम्हारा दिया ही हुआ है, तुमको D निकालना है। आ गए, तो ये हो जाएगा। और ये है ना जो 1 से लेकर के देखो, यहाँ पे ना मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड के लिए पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N प्लस चेंज अपॉन N इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ द पर शेयर, ये होता है फॉर्मूला। बस वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। और देखो 1 से लेकर के 4 तक तो ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाले फार्मूला में ना तुम माइनस प्लस देख करके करना भाई, ये फार्मूला ना एक बार 2-3 बार लिख लेना। और इसमें ना देखो, इसमें ये वाला कर लेना, लेकिन इसमें ना अगर ना तुमको ना D नहीं पता है तो भाई इक्वेशन लगा देना, इक्वेशन से कर देख लेना। ये 5th वाला एक बार ना तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन उसको इक्वेशन से करके देखना है।